Hello, friends. Welcome to Bodhi Oracle. This is the revision series of Indian Polity, Lecture 1. The topic of our discussion today is important terms and concepts. Let's start. So, starting with Constitution, what is a Constitution? A Constitution is a legal document, right, which is the basic framework which governs the basic laws, the fundamental laws in a country, right? It defines the relationship between government and the people. लोगों और people में क्या relation है ये Constitution define करता है. Next is constitutionalism. Constitutionalism is a process which gives birth to constitution. Which gives birth to constitution, right? The constitution also means that the government is limited by constitution. Accountability and protection of individual rights. जो government है वो मनमानी नहीं कर सकती. There is a limited government, right? There is no unlimited rule. The government is bound by the constitutional processes. This is called constitutionalism. Next is government, very simple, very well known. It is an institution, of course, institution. It may have further bodies and authorities, right? But overall, government is an institution through which the will of state is expressed. यानी जो लोगों द्वारा चुनी गई होती है और लोगों की बात को रखती है, डिसीजंस लेती है और एग्जीक्यूट करती है, उसको हम गवर्नमेंट कहते हैं. नेक्स्ट वी हैव सॉवरेन, very important for freedom. Often confused with freedom, but is a subset of freedom. It means that a country is free from external interference, right? कोई भी बाहर की अथॉरिटी या बाहर का कंट्री हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. एग्जाम्पल, इन द वर्ल्ड वॉर the participation of India was declared without India's consent because India was not sovereign, but now India is sovereign. India takes all its decisions. अभी आप देखेंगे during the Russia-Ukraine war, India took an independent stand. तो independent stand ऐसे क्यों हो पाया? क्योंकि हमें किसी का दबाव नहीं है. We are sovereign country, right? Ensures independent and self-governing. Next is socialist. सोशलिस्ट का मतलब है कि हमारा फोकस इकोनॉमिक जस्टिस एंड इनइक्वालिटी रिमूव करने पर रहेगा. सोशलिस्ट ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, नॉट इन ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट नाउ इट हैज़ बीन एडेड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है. मिनी कॉन्स्टिट्यूशन याद रखना है, सोशलिस्ट वर्ड उसमें ऐड किया गया था. नेक्स्ट इज सेकुलर. सेकुलर का मतलब वेस्ट में अलग होता है. वेस्ट वाला मीनिंग यहाँ फॉलो नहीं होता है. हमारा अपना सेकुलरिज्म है जिसमें हम मानते हैं इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडिया. इट डजंट मीन दैट वी डोंट रिकॉग्नाइज रिलीजन. वेस्ट में क्या होता है, रिलीजन रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है. वेस्ट में रिलीजन रिकॉग्नाइज्ड नहीं है. हम रिकॉग्नाइज करते हैं और कहते हैं कि सभी रिलीजन इक्वल है, कोई किसी रिलीजन में भेदभाव नहीं है और सिटीजन्स कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करने को फ्री है. आर्टिकल 25 जो फंडामेंटल राइट है, ये वर्ड भी कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं था. ओरिजिनल में नहीं था. ये भी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया है. सेक्युलरिज्म, राइट. नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक, वेरी क्रिटिकल. डेमोक्रेटिक का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों द्वारा चुनी गई, इलेक्टेड बाय द पीपल, राइट. इंडिया में थ्रू यूनिवर्सल एडेड सफरेज, मतलब सभी लोग जो एक पर्टिकुलर एज गैप जो कि 18 ईयर्स है उससे ऊपर है, सभी लोग वोट दे सकते हैं. इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू प्रोवाइड both male and female voting rights from beginning. ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिसने बिगिनिंग से ही दिया हो, इंडिया ने दिया है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? रिपब्लिक का मीनिंग बहुत ही सिंपल है. हेड ऑफ द स्टेट. इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट कौन है? इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है, राइट. तो इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टिव है. जैसे कि यूके में आप देखेंगे, यूके में क्या होता है, अभी भी किंग होते हैं या क्वीन होती है, राइट. तो इंडिया जो है वो, इंडिया में ऐसा नहीं है. इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टिव है, प्रेसिडेंट है, राइट. इंडिया रिपब्लिक कब बना? 26 जनवरी 1950, राइट. पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब होता है जहां एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, वी हैड बॉर्ड फ्रॉम यूके, राइट. ऑल्सो नोन एज वेस्टमिनिस्टर मॉडल. वेस्टमिनिस्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट वेस्टमिनिस्टर में लोकेटेड है, राइट. वेरी सिंपल, इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम. दूसरा सिस्टम कौन सा होता है? दूसरा सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम. वो कहाँ है? वो यूके में है. प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूके में, सॉरी यूएस में है. प्रेसिडेंशियल सिस्टम उसको बोलते हैं. उसमें सेपरेशन नहीं होता एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में, हम आगे समझेंगे. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी किसी भी अन्य मोरालिटी की तरह, यानी ये अच्छे विचार हैं, उच्च विचार हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो अच्छे विचार हैं, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो आइडियाज़ हैं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के आइडियाज़ हैं, हम उनको फॉलो करेंगे. उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. एग्जाम्पल, इसका एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है. व्हाट कांट बी डन डायरेक्टली can't be done indirectly.
This principle is often violated, but what does it says that if something cannot be done directly, it cannot be done indirectly also, which means there is a constitutional morality. कुछ certain values उसके नीचे हम कोई नहीं जाएंगे. This is commitment to constitutional ethos of justice, equality, liberty and fraternity. Basic structure doctrine अदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. तो ये सारी डिबेट शुरू हुई कि क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है. क्या पूरा ही बदल सकता है? तो नहीं. जवाब है नहीं. कुछ फंडामेंटल फीचर्स हैं जिनको कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा ही रहेंगे, उनको पार्लियामेंट नहीं चेंज कर सकती. ये कब आया? तो केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरल 1973 में कोर्ट के जजमेंट से आया. वो फंडामेंटल फीचर्स क्या है? तो कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है. नो फिक्स्ड डेफिनेशन. तो डिफाइन कौन करता है? तो डिफाइन करता है सुप्रीम कोर्ट. थ्रू इस वेरियस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट हैज डिफाइंड व्हाट मेक्स इट टू टेक कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल फीचर्स क्या होंगे वो कोर्ट डिफाइन करता है. सिटीजनशिप वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज अ लीगल, आई रिपीट, लीगल रिकॉग्निशन एज अ मेंबर ऑफ नेशन. कोई सिर्फ देश में रहता है तो सिटीजन नहीं हुआ. राइट. इंडिया के पास सिंगल सिटीजनशिप है, स्टेट्स की अपनी सिटीजनशिप नहीं है. वेयर एज यूनाइटेड स्टेट्स हैज ड्यूअल सिटीजनशिप. वहाँ पे एक सिटीजन के पास स्टेट की भी सिटीजनशिप होती है और यूनियन की भी होती है. ऑफकोर्स दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं. नेक्स्ट इज फेडरलिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फेडरलिज्म इज division of power. This is division of power, right? जिस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस पावर डिवाइड होती है यूनियन स्टेट में. इंडिया क्या फेडरल है? यस, इंडिया फेडरल है लेकिन पूरा फेडरल नहीं है. तो क्या है देखते हैं आगे. व्हाट इज अ फेडरेशन? द रिजल्ट ऑफ फेडरलिज्म इज अ फेडरेशन. फेडरलिज्म यानी जब पावर डिवाइड हुई तो क्या हुआ? कुछ पावर सेंटर को मिली, कुछ पावर स्टेट को मिली. तो इसको हम कहते हैं फेडरलिज्म. राइट. जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैं उनके पास गारंटीड पावर है. ऐसा नहीं है कि सेंटर कोई पावर अपने स्टेट से ले सकता है. जो पावर स्टेट्स को ही रहेगी. यूएस जो है वो ट्रू फेडरेशन है. इंडिया ट्रू फेडरेशन है? नहीं, इंडिया ट्रू फेडरेशन नहीं. इंडिया क्या है? इंडिया क्वासी फेडरल है. क्वासी मतलब फेडरल तो है, हाँ, पावर डिवाइडेड तो है, बट विद अ टेंडेंसी टू फेवर अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी. इन इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है. इंडिया इज अ क्वासी फेडरलिज्म. What is union? Union is a type of relationship between the state and union and state governments and central government. India एक union of states है, right? Union is indestructible यानी हमारे state country से कोई भी state अलग होके नहीं जा सकता. United States जो है वो फेडरेशन है, वहाँ अलग होके जा सकते हैं. Of course उसकी प्रोसेस है, right? तो लेकिन इंडिया में ऐसा कोई प्रोविज़न ही नहीं है. हाँ, यूनियन गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो किसी स्टेट को बाउंड्री चेंज कर सकती है, नाम बदल सकती है, रिकॉग्नाइज कर सकती है. ऐसा पहले भी होता आया है. रिसेंटली आप देखेंगे जम्मू कश्मीर को स्टेट से बाइफरकेट करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया. कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड की टू इंडियन डेवलपमेंट. कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म मीन्स दैट डिफरेंट एंटिटीज, डिफरेंट स्टेट्स compete amongst each other, right, to attack investment, improve governance, right? There are various indices. यानी क्या करना है? स्टेट्स के बीच में कंपटीशन करा देना है, कौन किससे आगे बढ़ेगा. नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. याद रखना है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म इज अमंग स्टेट्स, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स. इसमें क्या होगा? तो सेंट्रल स्टेट कॉमन प्रोग्राम्स पर काम करेंगे, कॉमन गोल पर काम करेंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम ही रहेगी. नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव मीन्स टिपिकली गवर्नमेंट, जिसको हम गवर्नमेंट कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, उसका मतलब एग्जीक्यूटिव से होता है. ये रिस्पॉन्सिबल है कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए और वेरियस पॉलिसीज बनाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लॉ एंड जस्टिस इंश्योर करने के लिए, राइट, जिसको हम आम भाषा में सरकार कहते हैं. लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधायिका. विधायिका मतलब जो कानून बनाएगी, राइट. द लॉ मेकिंग बॉडी स्टेट यूनियन में होती है, इसको हम पार्लियामेंट कहते हैं यानी संसद कहते हैं, और स्टेट में हम इसको असेंबली कहते हैं या काउंसिल कहते हैं, राइट. सो लॉज पॉलिसी बनाती है. दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द पीपल. सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव इसमें बैठते हैं. इसमें एग्जीक्यूटिव के लोग भी होते हैं, ऑपोजिशन के लोग भी होते हैं, राइट. नेक्स्ट इज जुडिशरी. जुडिशरी हम जब जानते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग लॉज, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट एंड इंश्योरिंग जस्टिस, राइट, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. विच बॉडी इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट. अगर कभी इस बात में विवाद हुआ कि किसकी बात सही मानी जाएगी, जहाँ इंटरप्रिटेशन का मामला है, सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन हमेशा ट्रम्प करेगी बाकी सब इंटरप्रिटेशंस को. सेपरेशन ऑफ पावर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन ऑफ इंडियन पॉलिटी. सेपरेशन ऑफ पावर सेज दैट द थ्री मेन ब्रांचेस ऑफ गवर्नेंस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में सेपरेशन रहेगा. क्या इंडिया में सेपरेशन है? यस. आर्टिकल 50 कहता है कि जुडिशरी सेपरेट होगी, राइट.
जुडिशरी सेपरेट है बिल्कुल, लेकिन क्या इंडिया में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर भी सेपरेट है? तो बिल्कुल नहीं, जवाब है नहीं। मैं आपको वेन डायग्राम समझाता हूँ। दिस इज एग्जीक्यूटिव, दिस इज लेजिस्लेचर, राइट। यानी एग्जीक्यूटिव इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ लेजिस्लेचर। मतलब क्या है कि अगर आपको एग्जीक्यूटिव में रहना है, आपको लेजिस्लेचर का मेंबर होना ही होना होगा, या 6 मंथ्स में बनना होगा, राइट। तो इंडिया में नो पावर सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। इंडिया में पावर सेपरेशन नहीं है, हाँ जुडिशरी के साथ है। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का मतलब वो सभी बेसिक ह्यूमन राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। गारंटी का मतलब क्या है कि आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। कौन सी कोर्ट में जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में आपको स्वागत करेगा, हाई कोर्ट 226 में करेगा। एनफोर्सेबल इन कोर्ट। ये क्यों लाए गए हैं? तो इंश्योर इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस इन द कंट्री, राइट। नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये ड्यूटीज़ क्या है? ये सभी सिटीजन की ड्यूटीज़ हैं जो हम सबको करनी है ताकि हमारा देश बना रहे, फलता फूलता रहे। और ये एक तरह से मोरल ड्यूटीज़ है अपनी कंट्री को। क्या ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में थी? जवाब है नहीं थी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। जिस कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था उसका नाम है स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसको कहा था इसको लीगली एनफोर्सेबल बनाने के लिए। स्वर्ण सिंह कमेटी चाहती थी लीगली एनफोर्सेबल हो जाए, पर गवर्नमेंट ने बात नहीं मानी, इसलिए नॉन जस्टिकेबल है। नेक्स्ट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, यानी मोरल वैल्यूज हैं जिनको स्टेट को फॉलो करना है। फॉर स्टेट। अब आप बोलेंगे स्टेट का मतलब क्या? स्टेट का मतलब वही जो आर्टिकल 12 में दिखा गया है, राइट। टू इंश्योर, इसका गोल क्या है? टू इंश्योर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस एंड वेलफेयर, यानी सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इसको इंश्योर करना और वेलफेयर इंश्योर करना है। इसका मेन विजन क्या है? टू स्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यानी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। इसका गोल है कि नॉन जस्टिकेबल है, नहीं नॉन जस्टिकेबल नहीं है। ऐसा क्यों है? इसका मेन रीजन होता है लैक ऑफ फाइनेंसिस। जैसे जैसे हमारे पास पैसा बढ़ेगा स्टेट के पास, इनको लीगल इन्फोर्सेबल हम करते जाएंगे अलग अलग एक्ट से, जैसा कि हुआ राइट टू एजुकेशन में। नेक्स्ट इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू चेक वेदर ए लेजिस्लेटिव एक्ट, एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन आर कन्फॉर्मिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई चीज अल्ट्रा वायर्स मिली, अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर सकता है। दिस इज जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट इज जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब होता है द प्रोएक्टिव रोल ऑफ जुडिशरी टू इंश्योर जस्टिस एंड इंटरप्रेटिंग लॉज। इसका एक टिपिकल टूल है PIL, हम इसको कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लेकिन हाँ उसका यूज़ पब्लिसिटी के लिए बहुत लोग करते हैं। तो PIL से बहुत सारी चीज़ें इस देश में हुई हैं, राइट। तो जुडिशियल एक्टिविज्म का बहुत अच्छा उदाहरण है। रूल ऑफ लॉ का मतलब है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कोई लॉ ऊपर नहीं रहेगा, लॉ सबके लिए बराबर रहेगा। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई आर्बिट्ररी पावर नहीं है, कोई स्पेशल एग्जाम्पशंस किसी को नहीं दिए जाएंगे, हालांकि दिए जाते हैं बट रूल ऑफ लॉ इंडिया में फॉलो होता है। नाउ व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? अभी हमने डिस्कस किया। लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन द कोर्ट फॉर अ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। इट शुड बी इन पब्लिक इंटरेस्ट, नो पर्सनल इंटरेस्ट। कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं हो सकता, पब्लिक इंटरेस्ट ही होना चाहिए। नेक्स्ट इज रिट्स। रिट्स का मतलब क्या होता है? ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू करते हैं टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। अगर किसी का कोई वायलेट हो रहा है, कोर्ट इशू कर सकता है रिट, उसको हम रिट बोलते हैं। बहुत ही पावरफुल होती है, ये सुपरसीड करती है ऑल लॉज, ऑल पॉलिसीज और गवर्नमेंट डिसीजंस को। 5 तरह की हमारे पास मेन रिट्स हैं, हेबियस कॉर्पस, मंडानमस, प्रोहिबिशन, सर्टी और क्यू वारंटी, राइट। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब हम टाइप्स ऑफ बॉडीज देखते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब होता है जो कि ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ना किसी लॉ से बनी है, बस गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से बनी है। इसको हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी भी कहते हैं, जैसे कि नीति आयोग, राइट। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का सीधा सीधा मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में साफ साफ लिखा गया है, राइट। एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब, एटसेट्रा, राइट। इनके पास अपनी पावर है, फंक्शंस है, सारी ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली प्रोवाइड करता है। स्टैट्यूटरी बॉडीज वो होती हैं जो बाय लॉ क्रिएट की जाती हैं, जिनको संसद या स्टेट में असेंबली बाय लॉ बनाती है, जैसे कि RBI, SEBI, NGT, NHRC, ये सब स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, बाय लॉ बनी हुई हैं। आइए अब कुछ फिल्म्स के क्वेश्चंस देखते हैं जो पिछले साल में आए हुए हैं, बहुत इजी बट बहुत रेलिवेंट और बहुत स्कोरिंग भी है। सोशलिस्ट कब ऐड किया गया था? हम ऑलरेडी जानते हैं कि सोशलिस्ट टर्म एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ, इस अमेंडमेंट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, बहुत सारी चीज़ में ऐड की गई थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज डेराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? रूल ऑफ लॉ कहाँ से आया?
तो रूल ऑफ लॉ का मतलब है डेमोक्रेटिक स्टेट से, सोशलिस्ट फेडरल स्टेट से मतलब नहीं है जितना कि डेमोक्रेटिक स्टेट से इसका मतलब है, राइट। पार्लियामेंट्री तो स्टाइल है, और डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, फेडरल भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, जैसे यूके इज़ नॉट फेडरल बट यूके इज़ पार्लियामेंट्री। सोशलिस्ट जरूरी नहीं है, डेमोक्रेटिक स्टेट होना बहुत जरूरी है रूल ऑफ लॉ के लिए, ताकि सब बराबर रह सकें, तभी तो डेमोक्रेसी आएगी। अगर सब बराबर नहीं है तो डेमोक्रेसी कैसी। विच द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फीचर है। सबसे पहले देखते हैं, रिपब्लिक बेस्ड ऑन हेरिडिटी प्रिंसिपल्स, नो, इंडिया में हेरिडिटी नहीं चलता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नो, इंडिया में प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट नहीं। पार्लियामेंट्री, डबल सिटीजनशिप बिल्कुल नहीं, इंडिया सिंगल सिटीजनशिप है। तो क्या होगा, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, यस, इसलिए हम बोलते हैं इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ यूनिटरी बायस है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट ऑकर इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा वर्ड नहीं है। प्रीएम्बल लिखता है सोशल, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। फेडरल वर्ड कहीं भी हमारे प्रीएम्बल तो क्या पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं है, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ए कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर, नो, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ए गवर्नमेंट हु हैड एंजॉय रीजनल पावर, नो। अ गवर्नमेंट हु हैड एंजॉय नॉमिनल पावर, बिल्कुल नहीं, दोनों भी हो सकता है। अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यस, यानी वो गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन की टर्म से लिमिटेड है उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। यानी ये कहाँ से आया है, कॉन्सेप्ट ये आया है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से आया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ मेंस के पीवाईक्यू देखते हैं। मेंस कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज रूटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड इज फाउंड ऑन द एसेंशियल फेसेट्स, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट जुडिशियल जजमेंट्स। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं केशवानंद भारती केस से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस था, जहाँ बताया गया कि सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू नहीं चेंज किया जा सकता। उसके बाद हम इसमें ला सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड वाला भी, जहाँ कोर्ट ने इसको स्ट्राइक कर दिया, और ऐसे बहुत सारे केसेस भी। इंडियन सेकुलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सेकुलरिज्म, डिस्कस, यस, इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सेकुलरिज्म। वेस्टर्न सेकुलरिज्म रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है कि रिलीजन जैसी कोई चीज़ है। वेस्टर्न सेकुलरिज्म कहता है सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन्स। इंडिया में भी ये बात है, लेकिन इंडिया सेज फॉर इक्वालिटी, इसका मतलब ये भी है इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, राइट। वेस्ट कहता है नहीं, कोई रिलीजन जैसा कुछ होता ही नहीं है। रूल ऑफ लॉ इज द बेटर ऑफ डेमोक्रेसी, डिस्कस सिग्निफिकेंस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, यस, रूल ऑफ लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बेटर ऑफ डेमोक्रेसी कैसे है, रूल ऑफ लॉ का गोल क्या होता है, टू इंश्योर इक्वालिटी एंड जस्टिस, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो अपने आप बेटर ऑफ डेमोक्रेसी आ जाएगी। ये हमें इस्टेब्लिश करेगा, मदद करने में, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। इसको आगे डिफाइन कर देंगे, ऐसा क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो एक कम्युनिटी दूसरे पे डोमिनेट रहेगी, कभी भी डेमोक्रेसी नहीं आ पाएगी, इलेक्शंस होने के बावजूद कभी नहीं आ पाएगी। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, हाउ इट इज मेंटेन इन पॉलिटी। हमने भी डिस्कस किया कि सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में है, यस, क्वासी फॉर्मेट में है। जुडिशरी सेपरेट है, जुडिशरी कहाँ सेपरेट है, आर्टिकल 50 में सेपरेट है। लेकिन क्या एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर सेपरेट है, नहीं, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में सेपरेशन नहीं है। आप ये बात लिख सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ लेजिस्लेचर, राइट। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चन है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जिसका कि लिंक हमें दिया गया, हमें कमेंट करें या वीडियो पे कमेंट करें और हमसे जुड़े रहें।